हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र 2023 का रिवीजन सीरीज है। हम लोग सामान्य विज्ञान को डिस्कस करें। इसमें सामान्य विज्ञान में भौतिकी को जो है डिस्कस करें। तो भौतिकी में यानी फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है वो है यांत्रिकी। यांत्रिकी में द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो यांत्रिकी क्या है, मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या है, यांत्रिकी क्या है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। यांत्रिकी जो है, मैकेनिक्स जो है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में या एक्टिविटी में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है वेट यानी भार। भार क्या है? तो किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। भार क्या है? तो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया किसी वस्तु पर आकर्षण बल उस वस्तु का वेट कहलाता है, भार कहलाता है। इसके बाद है द्रव्यमान यानी मास। द्रव्यमान क्या है? तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिणाम को उस वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है और इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, इंडिकेट करते हैं। देखिए, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, अंतर को एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला अंतर है, जैसे भार। भार क्या है? भार पृथ्वी का आकर्षण बल है, द्रव्यमान वस्तु या पदार्थ का परिणाम है, याद रखिएगा। दूसरा जो अंतर है, भार में अगर देखें तो इसका मात्रक न्यूटन होता है। जो भार है इसका मात्रक न्यूटन होता है और जो आपका द्रव्यमान है इसका जो मात्रक होता है ग्राम या किलोग्राम। भार एक सदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। भार, वस्तु का भार जो होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। वहीं अगर बात करें तो द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर जो है अचर रहता है, मतलब कि एक समान रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिदिन की भाषा में दूरी यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रतिदिन की जो भाषा है इसमें दूरी और जो विस्थापन है एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, लेकिन भौतिकी में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, डिफरेंट मायने होता है। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु के द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसीलिए गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी के द्वारा प्रदर्शित होता है। देखिए, चली गई दूरी में केवल परिणाम होता है। क्या होता है? तय की गई दूरी में केवल परिणाम होता है, जबकि विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। याद रखिएगा। तो चली गई दूरी में केवल परिणाम होता है, जबकि विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी जो है एक क्या है? अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। क्योंकि विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन की परिभाषा अगर आपको पता होगा तो आप जो है कौन सी राशि सदिश है कौन सी राशि अदिश है इसको आप तय कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन वस्तु का अंतिम विस्थापन जो है शून्य हो सकता है। किसी
किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु जो है अंततः क्या है, अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, लौट जाती है। ठीक है। और चाल एवं वेग में अगर बात करें तो किसी वस्तु की जो चाल है उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या है, वो चाल कहलाता है। तो किसी वस्तु की जो चाल है उसके द्वारा प्रति इकाई समय में, टाइम में चली गई दूरी क्या है, चाल कहलाता है। चाल बराबर चली गई दूरी बटा समय होता है। चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर बटा सेकंड होता है। किसी वस्तु का वेग, देखिए किसी वस्तु का जो वेग होता है उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। चाल और वेग में जो अंतर है वो क्या है, तो चाल और वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिणाम होता है। चाल में क्या होता है, परिणाम होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिणाम प्राप्त होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जबकि वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, अतः वेग जो है एक सदिश राशि है। इसके बाद त्वरण के बारे में अगर बात करें तो देखिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय होता है। यानी किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ठीक है। देखिए यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो और t समय पश्चात वे अंतिम वेग v को प्राप्त करता है तो त्वरण यानी a बराबर v माइनस यू बटा टी हो जाएगा। त्वरण के एसआई मात्रक मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। न्यूटन के गति के बारे में हम लोग जो न्यूटन के गति के नियम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और तीनों नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पिंड यानी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम को परिभाषित किया है। न्यूटन ने 3 नियम दिए। ठीक है। इन तीनों नियमों के बारे में हम लोग देखेंगे। इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल की, याद रखिएगा, न्यूटन के गति का नियम जो है बल की परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच के संबंध को जो है स्थापित करते हैं। न्यूटन का पहला जो नियम है वो क्या है, अब बताइए। देखिए न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, पहला नियम के अनुसार कोई विराम अवस्था में जो वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, ये स्थिर है, विरामावस्था में है, यानी आप जो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो, विरामावस्था को ही ये प्राप्त करने की चेष्टा करे। ठीक है। और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता है। यानी जब वस्तु स्थिर है, छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, तब तक यह अपनी विरामावस्था को प्राप्त करती रहेगी। जैसे ही आप इसमें कोई एक्टिविटी करते हैं, इसे पुश करते हैं, इसे धकेलते हैं या इसमें कोई हलचल उत्पन्न करने की चेष्टा कराते हैं, तब क्या होता है, यह अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल को यह प्राप्त कर लेती है और इस तरह से जो है ये क्या होता है, मतलब कि ये गतिमान हो जाती है। तो इसका पहला नियम यही कहता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में ही बनी रहेगी। गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से जो है सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामावस्था रहने की या यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। देखिए वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है, यानी हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है।
यह है न्यूटन का पहला नियम। तो पहला नियम जो है ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला नियम का जो संबंध है जड़त्व के नियम से भी है। तो पहला नियम था, अगर संक्षेप में बात करें तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में वो बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल जो है मतलब कि न लगाया जाए तब तक। न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है वो क्या कहता है? न्यूटन का जो दूसरा लॉ है कहता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से या पहला लॉ से जो है यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगने से उसके गति में परिवर्तन होता है। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था को यह प्राप्त करती रहेगी। जैसे ही आप बाह्य बल लगाते हैं, उसे पुश करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? उसमें गति उत्पन्न हो जाता है। तो किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है, ठीक है। पहला नियम से यह स्पष्ट मतलब कि हो जाता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ है वस्तु में त्वरण के उपस्थिति होने से, यानी किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण जो है उत्पन्न होता है। देखिए, प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल जो बल है, फोर्स है, उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल जो है इसे F से इंडिकेट किया गया है, द्रव्यमान m और त्वरण a। इसी समीकरण को न्यूटन का जो है दूसरा लॉ कहते हैं, या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यह है न्यूटन का दूसरा लॉ। न्यूटन का तृतीय लॉ के बारे में अगर बात करें, या न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है इसके बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अक्सर न्यूटन के दूसरा और तीसरा लॉ मतलब कि अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा लॉ को देखिए, पहला लॉ और तीसरा लॉ बिल्कुल आसान है, लेकिन दूसरा लॉ जो है थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कर लीजिएगा। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। न्यूटन का तृतीय लॉ के बारे में अगर बात करें तो देखिए, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। यानी आप चलते हैं, चलने के लिए आप क्या करते हैं? पृथ्वी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तब आप आगे चलते हैं। जितना बल पीछे लगाते हैं उतना ही बल आप आगे बढ़ पाते हैं, उसी बल के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया परिणाम में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद संवेग के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो संवेग क्या है? संवेग किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर m गुणे v। तो किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग क्या है याद रखिएगा, अगर बात करें तो संवेग एक सदिश राशि है। संवेग क्या है? संवेग एक सदिश राशि है। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। अगर आपको परिभाषा सदिश राशि और अदिश राशि की परिभाषा अगर आपको पता है तो आप जो है मतलब कि कलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा राशि सदिश है, कौन सा राशि अदिश है। ठीक है, सदिश और अदिश के बारे में ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। तो संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग के दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है और संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर बटा सेकंड होता है।
संवेग परिवर्तन के बारे में अगर बात करें तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन बटा समय, याद रखिएगा। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होता है वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल के दिशा में ही होता है और यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का ही एक अन्य रूप है। तो बल बराबर, देखिए संवेग परिवर्तन जो है वो क्या है, संवेग परिवर्तन की जो दर है वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन सदैव बल के दिशा में होती है और यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का एक अन्य रूप है, याद रखिएगा। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का जो प्रारंभिक वेग u है तो इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा, mu होगा। t समय तक इस वस्तु पर बल F के कार्य करने पर इसका अंतिम वेग v हो जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग बराबर mv। संवेग में परिवर्तन क्या होगा, mv माइनस mu। अतः F समानुपाती mv माइनस mu बटा t। ठीक है, तो अंतिम वेग बराबर mv और संवेग में मतलब कि वस्तु का जो अंतिम वेग होगा वो आपका mv और प्रारंभिक वेग mu होगा। तो आपका संवेग में परिवर्तन mv माइनस mu, तो आपका जो हो जाएगा, जब आप इसको जो है इस समीकरण को हल कीजिएगा तो F समानुपाती mv माइनस mu बटा t, F समानुपाती m कॉमन है इन दोनों में तो m को कॉमन में ले लेंगे, v माइनस u बटा t हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद F समानुपाती ma, यानी a बराबर यहां पे जो है k क्या है, k एक स्थिरांक है, SI मात्रकों में स्थिरांक k का मान 1 होता है, तो a बराबर k इंटू ma हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, चूंकि देखिए SI मात्रकों में स्थिरांक k का मान 1 होता है तो F बराबर k का मान जब 1 रखिएगा तो 1 गुणे m गुणे a हो जाएगा, यानी a बराबर ma, जो कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है। संवेग संरक्षण का नियम, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ध्यान में रखिएगा, संवेग संरक्षण का जो नियम है कहता है कि दो या दो से अधिक पिंड के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त वेग स्थिर या संरक्षित जो बना रहता है, इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है कार्य, वर्क। कार्य क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। अगर आप कार्य करते हैं तो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करते हैं, तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल के दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। चूंकि कार्य बराबर बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य प्रयुक्त बल और बल के दिशा में विस्थापन को क्रमशः जो है W, F तथा S से निर्दिष्ट किया जाए तो W बराबर F गुणे S होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे अगर बात करें तो यदि बल F पिंड के विस्थापन के दिशा में न होकर उसे थीटा कोण बना रहा हो तो आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे जो है थीटा कोण, ठीक है, F पिंड के विस्थापन की दिशा में न होकर उसे थीटा कोण बना रहा हो तो इस तरह से इसका जो है आप डायग्राम को देख सकते हैं। इस तरह से डायग्राम बनेगा, F cos थीटा, ये जो है देखिए W बराबर F cos थीटा इंटू S हो जाएगा। F cos थीटा विस्थापन की दिशा में बल का घटक है, F cos थीटा। और कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, SI मात्रक जूल होता है, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। और 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल के दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। इसके बाद पावर यानी शक्ति या सामर्थ्य के बारे में बात करें तो शक्ति या सामर्थ्य किसी मशीन या कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य,
ठीक है, पावर। शक्ति बराबर यानी पावर बराबर होता है कार्य बटा समय। कोई कर्ता टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगा, डब्लू बटा टी हो जाएगा। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है जूल बटा सेकेंड होता है, इसे वाट कहते हैं। शक्ति का एक अन्य मात्रक जो है अश्व सामर्थ्य भी है, हॉर्स पावर। ठीक है, एक हॉर्स सामर्थ्य या एक हॉर्स पावर बराबर जो होता है वो कितना होता है, तो 746 वॉट। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके बाद एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में अगर बात करें तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। एनर्जी यानी जो ऊर्जा है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसके बाद यांत्रिक ऊर्जा के बारे में अगर बात करें तो किसी पिंड को कुछ यांत्रिकी कार्य करने की क्षमता जो है प्रदान करती है। दो प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा, पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। एक पिंड की स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का कुल योग इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद गतिज ऊर्जा के बारे में अगर बात करें तो यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम तथा चाल जो है चाल भी यानी मीटर बटा सेकेंड हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू mv² हो जाएगा। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर बात करें तो यह वह ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति या दशा के कारण होती है। यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh, जहां m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण को इंडिकेट करता है और h ऊंचाई को। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र जो है किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो देखिए, साधारण जो यंत्र है किसी व्यक्ति की सहायता करता है कैसे? कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में वे काम करने में सक्षम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति के द्वारा कम बल लगाकर जो है उतना ही मात्रा में काम करने में ये सहायता जो है प्रदान करता है। सेकंड प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या परिवर्तन होगा? एक व्यक्ति है, तराजू पर खड़ा है, संवेदनशील तराजू है और प्रत्येक संवेदनशील का मतलब है वो प्रत्येक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। तो संवेदनशील तराजू पर एक व्यक्ति खड़ा है, वह व्यक्ति गहरी सांस अंदर की तरफ लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा। तराजू की रीडिंग क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वह बढ़ेगा या घटेगा, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो आप बताइए, जब व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की जो रीडिंग है बढ़ेगी, यानी तराजू के द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक जो है दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होती है। 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा, हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, आप बताइए। तो देखिए, इसमें जो सदिश राशि नहीं है, सदिश नहीं है, वो है आपका आयतन। बाकी वेग, विस्थापन, बल, ये सभी सदिश राशि हैं। ठीक है, अगर बात करें तो देखिए, वे राशियां
जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत होती है, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिस राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम की जरूरत होती है उसको सदिश राशि कहेंगे, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की जरूरत होती है उस राशि को क्या कहेंगे? अदिश राशि। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि ये सभी सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन एक अदिश राशि है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इसका सही जवाब हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। 5 नंबर, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? कौन सी सदिश राशि नहीं है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गति। गति सदिश राशि नहीं है। कैसे? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत होती है सदिश राशि कहलाती है, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि ये सभी सदिश राशियां हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की जरूरत होती है, ठीक है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। इनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, इनमें दिशा कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? 5 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और कमेंट करके बताइए कि निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। दाब जो है अदिश राशि है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज आप लोग गलत या सही कमेंट किया करिए। कमेंट कीजिएगा तो आप ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आपके एक्टिविटी का पता चलता है, तो कमेंट किया करिए। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत होती है सदिश राशि कहलाती है, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और जिन राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। याद रखिएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवेग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि जो है प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए द्रव्यमान बराबर वेग बटा संवेग बटा वेग हो जाएगा। 9 नंबर है, बल गुणनफल है किसके किसके? बल गुणनफल है किसके? तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बल और त्वरण का ये जो है गुणनफल होता है। बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई में होगी। इसकी जो किनारे की लंबाई है किस इकाई में होगी, आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 6। कैसे? घन का आयतन क्यू होता है, जहां एक घन की भुजा जो है दिया गया एक भुजा, जहां एक घन की एक भुजा है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा 6 मतलब कि घन के भुजा स्क्वायर। दोनों प्रश्नानुसार अगर बात करें तो दोनों आपस में जो है समान है, इसलिए 1 क्यू बराबर 6 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 बराबर 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। 12 नंबर है, देखिए, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा का अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। 2 ऑप्शन है इसमें, कौन कौन से?
तो नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ए और बी। भूतापीय ऊर्जा के द्वारा उत्पादित, देखिए भूतापीय ऊर्जा जो है सूर्य के द्वारा उत्पादित नहीं होती है, बल्कि यह पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं से वही उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का एक ऐसा रूप है, एक फॉर्म है जो परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस के द्वारा जो है रिलीज होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों या विखंडन के या फिजन और संलयन के द्वारा उत्पादित हो सकती है। इसलिए भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा दोनों ही जो है सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, जबकि बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। देखिए, बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। 14 नंबर है, वायु राशि यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु राशि में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को जो है लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गति जो है वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र के माध्यम से या मदद से विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद 15 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जैसे एक तरफ है ऊर्जा का रूपांतरण, दूसरे तरफ है युक्ति या प्रक्रम, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको मिलान करते हैं। ऊष्मा से वैद्युत, वह कौन सा युक्ति या प्रक्रम है जो ऊष्मा से वैद्युत में ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब बदलता है? तो ऊष्मा से वैद्युत में ट्रांसफॉर्म होता है किस युक्ति के द्वारा? वह आपका सौर सेल के माध्यम से। वैद्युत से ध्वनि, वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में जो रूपांतरित होता है, किसके माध्यम से, किस डिवाइस के माध्यम से? अब बताइए। तो सही जवाब है लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वो किस युक्ति के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश में जो तब्दील होता है किस युक्ति के द्वारा? तो ईंधन दहन के द्वारा। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऊष्मा से वैद्युत सौर सेल के माध्यम से, वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर में या लाउड स्पीकर के माध्यम से वैद्युत से ध्वनि में परिवर्तन होता है। नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से द्रव्यमान से ऊष्मा में, और ईंधन दहन के माध्यम से रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश जो है प्राप्त होता है। 16 नंबर है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति को सबसे पहले किसने जो है परिभाषित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार अगर बात करें तो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं, गति कहते हैं। इसके बाद न्यूटन ने पिंडों और वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम को प्रतिपादित किए थे। 17 नंबर है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का भी नियम कहलाता है। मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, किस मतलब कि न्यूटन के किस लॉ को अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, न्यूटन के जो गति का पहला नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल
या उसे अन्यथा जो है व्यवहार करने के लिए विवश नहीं किया जाए। 18 नंबर है, ठीक है, 18 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया कि एक ट्रेन जैसा ही, जो एक ट्रेन है जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो एक ट्रेन में बैठा हुआ यात्री जब ट्रेन चलता है तो उसका जो सिर है यात्री का वो पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन ए। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और यात्री के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है पीछे की ओर इसलिए झुक जाता है। 19 नंबर है, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विश्राम की स्थिति या विश्राम की स्थिति। विज्ञान, देखिए जो स्थित विज्ञान है, स्टैटिक्स जो है, यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20 है, कथन और कारण दिए गए। कथन एक कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार के गति के लिए घर्षण आवश्यक होता है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण, आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो कि पूर्णतः सत्य है। 21 नंबर है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? देखिए बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है आप बताइए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए चलना कठिन है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम जो है उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जिसके कारण चलना जो है सड़क पर चलने की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। 22 नंबर है, इसमें जो है निम्न कथन पर तथा उसे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करके बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन कह रहा है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलयमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष, किसी चलयान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिया फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है और अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो बताइए निष्कर्ष क्या है? भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलयान रखने के लिए, मतलब कि सुचारू रूप से चलयमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण जो है कम होता है, यानी सी ऑप्शन। देखिए आप महसूस किए होंगे कि जब गाड़ी धक्का देकर स्टार्ट किया जाता है, जब मतलब कि स्थिर है, जब आप पहली बार बल लगाएंगे तो काफी जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसके चक्का आगे बढ़ने लगती है तो थोड़ा सा बल कम हो जाता है। तो भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलयमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है।
23 नंबर, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसने दिया था? यह नियम दिया था किसने? तो आपको मालूम है, क्रिया और प्रतिक्रिया, इसको ध्यान में रखिएगा तो आप जो है इसको सही कर पाएंगे। ये न्यूटन का तृतीय लॉ था। देखिए, अगर बात करें तो प्रकृति में बल जो है कभी भी अकेला नहीं पाया जाता। दो पिंडों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया बल है। बल सदैव युगल में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। साथ ही दो पिंडों के बीच परस्पर बल जो होता है सदैव समान और विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन ने इस धारणा को जो है गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त कर दिया और इस प्रकार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। 24 नंबर है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, यानी बी ऑप्शन। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। देखिए, इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की ओर जो है प्रवाहित होती है, चलती हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों के दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर जो है अनुपस्थित होता है। 25 नंबर है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, अगर इसको हल कीजिएगा तो आएगा 10 गुना। कितना? 10 गुना। कैसे? माना व्यक्ति का जो द्रव्यमान है एम है, नाव का द्रव्यमान एन है। नाव और व्यक्ति का कूदने के पूर्व जो संवेग था वो 0 था। ठीक है, व्यक्ति के कूदने के बाद दोनों का जो संवेग हो गया 5, मतलब कि m गुणे 5 माइनस n गुणे 0.5। तो इसको हल कीजिएगा, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत से है। तो ये आ जाएगा आपका n गुणे 0.5 बराबर m गुणे 5 इक्वल टू n बटा m बराबर जो है क्या आएगा? 5 बटा 0.5, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 10 गुना। 26 नंबर है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल गतिज ऊर्जाएं इन तीनों की जो है समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं, वे क्रमशः जो है एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुकें, तो बताइए तो क्या होगा? कि इन वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर, यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर लगाए गए अवरोधक बल जो है मतलब कि समान है, तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी। एक्स, वाई और जेड आपस में बराबर होंगे। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर है, पूछा गया है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? वैसे इसका सही जवाब आ जाएगा 2:3। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, हल करके एक बार देख लीजिएगा। देखिए, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? एम। मान लीजिए कि पहली वस्तु का जो वेग है v1 है, दूसरी वस्तु का वेग जो है v2 है। पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू mv स्क्वायर 1 हो जाएगा, और दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी k2 बराबर 1/2 mv स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको हल करेंगे, k1/k2 बराबर इसको करके इस तरह से जो है 4.9, इस तरह से आपका जो है 4.9 को जो है आप वर्ग के इनके जो वर्ग है इस पर लाएंगे, तो आपका 2 मतलब 2/3 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2:3। बहुत ही सरल है, आप हल कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्यों होता है? साइकिल या कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्यों होता है? क्योंकि पहिया और धुरी के बीच
संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, घर्षण जो है वो घट जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, देख लेते हैं, सी ऑप्शन में दिया है। बॉल बेयरिंग के प्रयोग से पहिया और धुरी के बीच जो है संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, यानी संस्पर्श क्षेत्र के घटने से घर्षण बल कम लगता है। 29 नंबर है, एक व्यक्ति कार में जो विरामावस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर जो है, प्रत्येक पहिया पर जो प्रतिक्रिया है वो आर है। जब कार है सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? समझने की लॉजिक को समझिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर समझने की कोशिश कीजिए। हल आपको प्रश्न में ही दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा यह आर से कम होगा, बी ऑप्शन, ध्यान में रखिएगा। किसी वस्तु में गति, ठीक है, डायनेमिक जो फ्रिक्शन है, किसी वस्तु में गतिक घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। 30 नंबर है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार जो है मतलब कि आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, सी ऑप्शन। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर जो है अधिक गहराई होगी। 31, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला जो वाहन है, इसमें आपको बताना है कि जो पहला ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला है बाहरी पहियों पर जो है ये उलटेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। याद रखिएगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ ये फिसलेगा, यानी 1 और 3, 1 और 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी 1 और 3 ऑप्शन ए। tan थीटा समानुपात v² बटा आर जी, थीटा अभिलंब से झुकाव को इंडिकेट कर रहा है, आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है और भी गाड़ी का वेग है। कोई गाड़ी वांछित चाल से, ठीक है, वांछित चाल से सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर, वांछित यानी एवरेज स्पीड से काफी तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर जो है फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल को प्रदान करता है और एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वह जो है वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहियों पर यह उलट जाएगा। किसी बल्लेबाज के द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? क्यों होती है? सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, न्यूटन के जो लॉ है, किस लॉ पर यह आधारित है आप बताइएगा। 33 है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने के लिए मैंने पहले ही थ्योरी में बताया था, इसको ध्यान में रखिएगा। त्वरण एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? तो a बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। तो a बराबर v माइनस यू बटा टी ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 34 है, यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हल किया गया है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस कार्य पर मतलब कि अपना फंक्शन को प्रतिपादित करती है, किस कार्य को यह संपादित करती है? तो याद रखिएगा, अपकेंद्रण, ये जो कार्य करती है अपकेंद्रण के आधार पर, वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, यानी केंद्र से बाहर की ओर होती है। अपकेंद्रीय बल कहलाता है कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 35 और लास्ट क्वेश्चन, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का जो कारण है वो क्या कारण है?
तो आपको मालूम है अपकेंद्रीय बल। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में गुरुत्व के अधीन गति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए और आप अपना सुझाव भी दीजिए कि यह सीरीज आपके लिए कितना फायदेमंद है, महत्वपूर्ण है, इसमें क्या और संशोधन किया जाए, क्या चीजें ऐड की जाए। आप हमें सुझाव दे सकते हैं, सुझाव कमेंट में भी दे सकते हैं, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।